आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान के आगे अमेरिका और इजराइल की हार का हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका इजराइल की मिलिट्री की कमजोरी की खुल गई पोल। बरेली में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंद्रशेखर आजाद ने हुकूमत को घेरा। मोहन भागवत की संत सियासत पर दानिश अली का हमला। बरेली में नमाजियों की गिरफ्तारी पर क्यों खामोश है भागवत। इंटरफेथ डायलॉग में आरएसएस और मुस्लिम लीडरान ने की अमन की बात। सोशल मीडिया और हिंदी सिनेमा समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मुल्क में मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म। संभल एमपी बर्क के वालिद का टूट गया सब्र का बांध। मोदी मॉडल पर भड़के केरल सीएम। कहा मुसलमानों को बनाया जा रहा है दूसरे दर्जे का नागरिक। एआर रहमान के बयान पर छिड़ी जंग। अवाम के साथ साथ बड़ी हस्तियों ने लिया निशाने पर। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों की नापाक साजिश। सोनार गांव में फौज और दहशतगर्दों के बीच आमने सामने की जंग। दिल्ली मेट्रो में अमेरिकी खातून के साथ सेक्सुअल हरासमेंट। लड़के की मां ने बदसलूकी को बताया मासूमियत। गजा में अमन के लिए ट्रंप ने मांगा पीएम मोदी का साथ। अमेरिका ने भारत को दिया गजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में लगा इल्मो अदब का मेला। एनसीपीयूएल पवेलियन बना उर्दू शायकीन की कशिश का मरकज। ईरान के आगे अमेरिका और इजराइल के घुटनों पर आने की असल वजह सामने आ गई है। न्यूज आउटलेट एक्सियोस के एक बहुत बड़े खुलासे ने मिडिल ईस्ट खित्ते में उस वक्त जबरदस्त खलबली मचा दी जब ये मालूम हुआ कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इसीलिए ईरान पर हमले से रोका क्योंकि ये दोनों सुपर पावर मुल्क इस काबिल नहीं है कि ईरान की सटीक और धुआंधार मिसाइलों का वार झेल सके। इस बड़ी रिपोर्ट में अमेरिकी और इजरायली अफसरान का हवाला देते हुए बताया गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को चेतावनी दी कि इजराइल इस वक्त बड़े पैमाने पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों को झेलने की हालत में नहीं है और अगर ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। यही नहीं, नेतन्याहू ने ट्रंप को यह भी चेताया कि इस जंग में अमेरिका भी इजराइल को बचाने की हालत में नहीं है क्योंकि मिडिल ईस्ट में ना तो अमेरिका के पास जरूरी मिलिट्री ताकत मौजूद है और ना ही इतने फौजी कुव्वत कि ईरान की खतरनाक मिसाइलों को रोका जा सके। यानी एक तरफ ईरान पूरी तैयारी और बेखौफ इरादों के साथ खड़ा रहा और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल खेमे में डर और अफरा तफरी का माहौल रहा। अमेरिका और इजराइल ये वो बड़े सुपर पावर देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस का डंका पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन हाल के कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट के एक मुल्क ईरान ने इस भरम को तोड़ दिया। पिछले साल जून में ईरान से इजराइल अमेरिका को पड़ी मार के बाद से मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में ईरान को एक मजबूत प्लेयर की तरह देखा जा रहा है और अब एक बार फिर दुनिया ने देख लिया कि ईरान की ताकत और अटूट जज्बे के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए। हाल ही के दिनों में खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इसलिए रोका क्योंकि ईरान ने वादा किया था कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो इजराइल को मिटा देंगे, जिसके बाद ट्रंप ने सफाइयां देनी शुरू कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने नहीं मनाया, मैंने खुद को मनाया। लेकिन अब इस बीच इजराइल की तरफ से एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले से इसीलिए रोका क्योंकि इजराइल के पास जरूरी मिलिट्री रिसोर्सेज नहीं थे कि वो मिसाइलों से बच पाते। यानी कुल मिलाकर बात वही सामने आ गई कि इजराइल के डिफेंस और मिलिट्री कोर को ईरान ने इस हद तक तोड़ दिया है कि वो अब तक उससे उबर नहीं पाया। अल मयादीन की न्यूज के मुताबिक मीडिया आउटलेट एक्सियोस के जरिए पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि अमेरिकी और इजरायली अफसरान का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने खबरदार किया था कि इजरायली कब्जा तेहरान की जानिब से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई, खासकर मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। उन्होंने ये भी वाजे किया कि ईरानी हमलों को रोकने में मदद के लिए खित्ते में अमेरिका के पास जरूरी फौजी कुव्वत भी मौजूद नहीं थी। एक्सियोस की इस धमाकेदार रिपोर्ट ने वो राज खोल दिया है जिसे अब तक पर्दे में रखा जा रहा था। जून की वो जंग जिसमें ईरान ने ऐसी जबरदस्त मार लगाई थी कि आज तक इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट खित्ता उस सदमे से उबर नहीं पाया है। यानी हालात ऐसे हैं कि जंग छिड़ते ही पूरा इलाका आग में झुलस सकता है। ये पूरा सिनेरियो इस बात का खुला सबूत है कि ईरान के अटूट हौसले, उसकी मिलिट्री ताकत और बेखौफ स्ट्रेटेजी के आगे खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका और उसका सबसे करीबी इत्तेहादी इजराइल भी पूरी तरह बेबस और फेल नजर आए। बरेली जिले के मोहम्मदगंज गांव में एक खाली घर में नमाज पढ़ते 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि घर का इस्तेमाल एक आरजी मदरसे के तौर पर किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बशारतगंज थाना इलाके के मोहम्मदगंज गांव में हनीफ नाम के एक शख्स का खाली घर कई हफ्तों से इस्तेमाल हो रहा था। वहां एक साथ जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी। गांव के कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया, पुलिस को बताया और फिर पुलिस ने कार्रवाई की। इस वाकये के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या घर के अंदर नमाज पढ़ना जुर्म है।
चंद्रशेखर आजाद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मोहम्मदगंज में एक प्राइवेट घर में नमाज पढ़ने के लिए 12 लोगों को हिरासत में लेना न सिर्फ बहुत शर्मनाक और तशवीशनाक है, बल्कि आइन पर सीधा हमला भी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर अमन और अमान को कोई खतरा नहीं था तो ये एहतियाती कार्रवाई किस बुनियाद पर की गई? क्या अब किसी प्राइवेट घर में अमन से नमाज पढ़ने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी? आजाद ने आगे कहा, ये वाकया बताता है कि कैसे अक़लियती मजहब के अकायद को शक और दबाव की नजर से देखा जा रहा है। हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को फौरन रिहा किया जाए। इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अफसरान को जिम्मेदार ठहराया जाए और मजहब की बुनियाद पर पुलिस को परेशान करने से फौरन रोका जाए। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बिहार सेवक ऊर्जा मिलन तकरीब से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद संतों पर है, इसीलिए संतों का एहतराम करना चाहिए। इसी बयान पर रद्द अमल देते हुए कांग्रेस लीडर और साबिक सांसद दानिश अली ने आरएसएस चीफ के रुख की मुखालफत की। दानिश अली ने हाल ही में बरेली में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने के खिलाफ 12 लोगों को गिरफ्तार करने के मामले की तरफ इशारा दिया। दानिश अली ने सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ संतों का सम्मान कहाँ है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या संत सिर्फ एक बिरादरी के होते हैं, उन्हीं का एहतराम होना चाहिए या सभी बिरादरियों के संतों का सम्मान होना चाहिए? कांग्रेस लीडर दानिश अली ने मौजूदा भाजपा हुकूमत और उसके बुलडोजर निजाम की भी मुखालफत की। उन्होंने बुलडोजर स्कीम को सभी मजहब के लिए खतरा बताया। दानिश अली ने कहा कि पहले मजार और मस्जिदें तोड़ी जा रही थी और अब मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। दिल्ली में इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किद इंटरफेथ डायलॉग में देश भर के तमाम दानिश्वर जमा हुए, जहां नफरत की सियासत और फ्रिंज एलिमेंट्स के किरदार जैसे तमाम अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के कुछ तबकात में बड़ी समाजी और फिरका वाराना बेचैनी, सोशल मीडिया के जरिए फैलती नफरत, फ्रिंज एलिमेंट्स की उकसावे वाली हरकतों और अकलियतों में बढ़ती अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पर दिल्ली के इस मंच से एक संजीदा गुफ्तगू हुई। स्पीकर्स ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी मुज़ाकिरात और रवादारी की रिवायत है। इसकी तारीखी मिसाल पेश करते हुए मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के उस खिताब का जिक्र किया गया जो उन्होंने 24 जनवरी 1948 को AMU में दिया था। नेहरू ने नौजवानों से अपनी विरासत और कौम पर फख्र करने की अपील करते हुए राष्ट्रवाद को मजहब से ऊपर रखा था। आरएसएस के सीनियर लीडर रामलाल ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर मुल्क के किसी कोने में 2-4 जगह पत्थरबाजी हो जाए तो उसे मुल्क का कौमी मसला बताना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत जैसे कसीर उल कौमी समाज में सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। वहीं डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट्स खुद मसला नहीं बल्कि किसी गहरी बीमारी की अलामत है। अगर हम बीमारी को नहीं पहचानेंगे तो हल भी नहीं निकलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 3 बरसों में सोशल मीडिया पर नफरत का जहर गैर मामूली तौर पर बढ़ा है। आज हालात ऐसे हैं कि सिर्फ नाम पूछकर पीटना आम होता जा रहा है। प्रोग्राम में सबसे तीखा और हसास सवाल साबिक LG नजीब जंग ने उठाया। उन्होंने सवाल किया, जब अकलियतों पर हमले होते हैं, घर गिराए जाते हैं और झूठ फैलाया जाता है, तब वजीर आजम खामोश क्यों रहते हैं? वो ये क्यों नहीं कहते कि हम सब बराबर हैं? उन्होंने मजीद कहा कि जब दावा किया जाता है कि सबका DNA एक है, तो फिर मुसलमानों से बार बार उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों किए जाते हैं? नजीब जंग ने कहा कि तारीख को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अगर माजी में मंदिर टूटे तो वो उस दौर की सत्ता का हिस्सा था। आज के मुसलमानों को उसके लिए गुनहगार ठहराना ना तो इंसाफ है और ना ही अक्लमंदी। संभल से समाजवादी पार्टी के MP जियाउर रहमान बर्क के वालिद ममलुकुर रहमान बर्क एक बार फिर तनाजे में घिर गए हैं। हाल ही में एक बयान में उन्होंने किसी का नाम लिए बिना इल्जाम लगाया कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। साल 2024 के नवंबर महीने में शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान संभल में तशद्दुद भड़क गया था। तब से संभल अलग अलग वजहों से चर्चा में बना हुआ है। इस दरमियान से समाजवादी पार्टी के MP जियाउर रहमान बर्क के वालिद ममलुक उर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसी शख्स या पार्टी का नाम लिए बगैर इल्जाम लगाया कि मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिदें और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा किया जा रहा है और मॉब लिंचिंग की वाकयात लगातार हो रहे हैं। ममलुक उर रहमान बर्क ने यह भी कहा कि रेप और तशद्दुद के वाकये ने समाज को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने वार्निंग भरे लहजे में एक मशहूर शेर पढ़ा, हमारी बर्बादी पर मत हंसो ए बाग के रहने वालों, एक दिन कयामत का दिन तुम्हारे सिर पर भी आएगा। तिरुवनंतपुरम में एक प्रोग्राम के दौरान केरल के वजीर आला पिनाराई विजयन ने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हुकूमत पर मुल्क के मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया।
भारतीय जनता पार्टी हुकूमत वाली कई रियासतों में आए दिन मुसलमानों को उनकी मजहबी पहचान की बुनियाद पर तशद्दुद और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों हिंदूवादी तंजीमों के एक लीडर ने मुसलमानों के कत्ल के लिए उकसाते हुए हथियार बांटे। इसी तरह यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, असम और रियासतों में मॉब लिंचिंग की झकझोर देने वाले वाकये सामने आए हैं, जबकि कई मामलों में मुबैना तौर पर अक़लियती को लेकर मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत का रवैया भी सवालों के घेरे में रहा है। इसको लेकर ऑपोजिशन ने पुरजोर मुखालफत की और इंतखाब के दौरान इसे मुद्दा भी बनाया। वहीं अब मुसलमानों के साथ हो रहा तशद्दुद और नाइंसाफी के वाक़े को लेकर केरल के वजीर आला पिनराई विजयन ने मरकजी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मरकज की बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा रवैया कर रही है। वजीर आला पिनराई विजयन ने कहा कि मरकजी हुकूमत की कई स्कीम की वजह से मुसलमानों को कौमी धारा से दूर किया जा रहा है। वजीर आला पिनराई विजयन ने आगे कहा कि नागरिकता कानून और नया वक्फ एक्ट जैसे कई कानून और स्कीमें मुसलमानों को समाज की कौमी धारा से अलग करने का काम कर रही हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और गुलूकार ए.आर. रहमान अक्सर अपने बयानात की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में रहमान ने इंडस्ट्री में फिरका वाराना इम्तियाज की बात कही थी और विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा को समाज को बांटने वाली फिल्म करार दिया था, जिस पर भारी बवाल मच गया है। ए.आर. रहमान अपने इस बयान के बाद चारों तरफ से घिर चुके हैं। आवाम के साथ साथ वो फिल्मी सितारों के निशाने पर भी हैं। ताहम इस मुखालफत के दरमियान रहमान को बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार परेश रावल की हिमायत हासिल हुई है। सोशल मीडिया पर परेश रावल ने रहमान की तारीफ करते हुए उन्हें मुल्क का फख्र करार दिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को परेश रावल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अदाकार को भी आड़े हाथों लेते हुए उनकी सख्त क्लास लगा दी। ए.आर. रहमान के बयान से मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर और गुलूकार शान समेत दीगर कई हस्तियों ने इख्तलाफ राय जाहिर की है। ताहम हंगामे के बाद रहमान ने एक वजाहती बयान जारी किया, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए परेश रावल ने एक्स पर लिखा, सर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारा फख्र हैं। दूसरी जानिब मशहूर मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। बांग्लादेश की जिला वतन लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए गए रहमान के इंटरव्यू पर नापसंदगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ए.आर. रहमान को तमाम मज़ाहिब के लोग बेपनाह मोहब्बत देते हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी बातें करना और विक्टिम कार्ड खेलकर हमदर्दी बटोरना जेब नहीं देता। तस्लीमा ने अपनी दलील में शाहरुख खान, आमिर खान और जावेद अख्तर की मकबूलियत की मिसाल देते हुए कहा कि टैलेंट को भारत में हमेशा सराहा जाता है। सिख बिरादरी के मुकद्दस गोल्डन टेम्पल के अहाते में वाक़े सरोवर में एक मुस्लिम नौजवान के जरिए वजू करने को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। सरोवर में वजू करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों का कहना है कि नौजवान की इस हरकत से सरोवर की तौहीन हुई है। ताहम मुल्जिम नौजवान ने इस मामले पर माफी मांग ली है। पंजाब के अमृतसर में वाक़े सिख बिरादरी के मुकद्दस मकाम हरमंदिर साहिब में एक मुस्लिम नौजवान के वजू करने पर तनाजा पैदा हो गया है। दरअसल सुभान रंगरेज नामी एक मुस्लिम नौजवान ने हरमंदिर साहिब के प्रांगण में मौजूद सरोवर के पानी से वजू किया और वजू के दौरान सरोवर में ही कुल्ली भी की। इस नौजवान ने इस पूरी हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सिख बिरादरी ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। लोगों का कहना है कि इससे उनकी मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि सिख बिरादरी में उन सरोवर को इंतहाई मुकद्दस माना जाता है और उसमें कुल्ली करना काबिले एतराज है। ताहम विवाद बढ़ने के बाद सुभान रंगरेज ने बिला शर्त माफी मांगी। मौलाना इसहाक गौरा ने समाज की तलाकशुदा और बेवा ख्वातीन के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि मुआशरे का इन औरतों की जानिब रवैया इंतहाई गलत और अफसोसनाक रहता है। साथ ही उन्होंने समाज को इन ख्वातीन के लिए नजरिया बदलने की नसीहत दी है। जमियत दावतुल मुस्लिमीन के सरबराह और देवबंदी आलिम मौलाना कारी इसहाक गौरा ने औरतों की इज्जत और उनके लिए समाज के बर्ताव पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर तलाकशुदा और बेवा औरतों के साथ समाज का सुलूक न सिर्फ गैर हसास है, बल्कि ये इंसानी उसूलों और अखलाकियत के भी खिलाफ है। हाल ही में जारी एक वीडियो में मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा कि ख्वातीन की इज्जत के सवाल पर हमारा मुआशरा आज भी संजीदगी से काम नहीं ले रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जिन ख्वातीन को सहारे, अपनेपन और इज्जत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन्हें शक, तानों और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अपने पैगाम में उन्होंने साफ किया कि तलाक या बेवगी किसी औरत का नुक्स नहीं, बल्कि जिंदगी की एक कड़वी हकीकत और सख्त आजमाइश है।
इसके बावजूद समाज ऐसे हालात से गुजर रही औरतों को रहमत और हमदर्दी की नजर से देखने के बजाय उनके किरदार और नियत पर सवाल उठाने लगता है। मौलाना के मुताबिक ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि समाज को अंदर से खोखला करने वाली है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 जवान जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया मालूमात मिलने पर एक जॉइंट टीम ने चतरू इलाके के सोनार गांव में तलाशी ऑपरेशन चलाया। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत के बहादुर फौजी उनकी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों और फौज के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें 8 जवान जख्मी हो गए। अफसरान ने बताया कि दहशतगर्दों के एक ग्रुप की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद मुश्तरका टीम ने किश्तवाड़ के चतरू इलाके के सोनार गाँव में तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना 2 से 3 गैर मुल्की दहशतगर्दों के एक ग्रुप से हुआ, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में वाक़े जैश-ए-मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम से जुड़े थे। उन्होंने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ ग्रेनेड भी फेंके। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए फौज, सीआरपीएफ और पुलिस से इजाफी दस्ते भेजे गए। दोनों फरीक के बीच शाम 5:40 तक रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। दिल्ली मेट्रो में एक स्टेशन पर एक अमेरिकी टूरिस्ट के साथ मुबैना तौर पर एक नौजवान लड़के ने छेड़छाड़ की, जिससे ऑनलाइन आवाम में शदीद गुस्सा भड़क गया है। मुतासिरा खातून ने बताया कि लड़के की मां और बहन ने उसकी इस हरकत का बचाव करते हुए कहा कि वो सुनहरे बालों वाली लड़कियों को देखकर पुरजोश हो गया था। इस वाकये को अमेरिका के स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतीय मूल के प्रोफेसर गौरव सबनीस ने शेयर किया। सबनीस ने शादी के लिए भारत आने से पहले अपनी साबिक स्टूडेंट को छेड़छाड़ और हिरासत किए जाने के खतरे के बारे में पहले ही आगाह किया था। सबनीस ने एक्स पर उस खातून के मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जब उसने मुझे ट्रैवल टिप्स के लिए कॉल किया तो मैंने उसे चौकन्ना रहने को कहा था, खासकर दिल्ली में। अफसोस की बात है कि ये शुबा सच साबित हुआ। खातून के मुताबिक उसने लड़के के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ कहा था क्योंकि वो अपनी माँ और बहन के साथ था। खातून ने अपने मैसेज में लिखा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ये अजीब था लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर उसने मेरे सीने को जोर से पकड़ा और मेरे हिप्स पर मारा, जैसे कि ये कोई मजाक हो। जब उस खातून ने गुस्से में उसे धक्का दिया तो लड़के के परिवार ने उल्टा उस पर ओवर रिएक्ट करने का इल्जाम लगाया। लड़के की मां ने मुबैना तौर पर कहा, वो कभी किसी सुनहरे बालों वाली खातून से इतने करीब से नहीं मिला था, इसीलिए वो बहक गया। मुतासिर खातून ने मजीद लिखा, ये किस तरह की परवरिश है। मुझे आपका मुल्क बहुत पसंद था लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी वापस आऊंगी। हकीकत में मैं पूरे साउथ एशिया का दौरा छोड़ दूंगी। सोशल मीडिया यूजर्स ने लड़के के खानदान की दलीलों की सख्त मजम्मत की है। इस वाकये ने भारत में अवामी मकामात पर ख्वातीन की हिफाजत और जवाबदेही पर एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका ने इजराइल हमास जंग को खत्म करने की सिमत में एक अहम पहल करते हुए भारत को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी है। ये बोर्ड अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का दूसरा मरहला है, जिसे वो गजा के खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायती जरूरी समझते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ साथ कम से कम 4 दीगर मुल्कों को भी इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है। एक अमेरिकी अफसर के मुताबिक जो मुल्क इस बोर्ड का मुस्तकिल मेंबर बनना चाहता है उसे 1 अरब अमेरिकी डॉलर का ताउन देना होगा। ताहम 3 साल की रुकनियत के लिए रकम देने की कोई लाजमी शर्त नहीं रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को इस बोर्ड से जोड़ा जा सके। भारत को मिला ये न्योता आलमी सियासत में उसकी बढ़ती हुई साख और ताकत की दलील है। आज पूरी दुनिया भारत को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन और मुज़ाकरात के जरिए तवाजुन बनाए रखने की सलाहियत रखता है। मुल्क का सबसे बड़ा अदबी और इल्मी जश्न वर्ल्ड बुक फेयर 2026 दिल्ली के भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया। वजारत तालीम के ज़ेरे एहतमाम और नेशनल बुक ट्रस्ट के एहतमाम से होने वाले इस 9 रोज़ा मेले में दुनिया भर के इल्म दोस्तों की जबरदस्त शिरकत देखने को मिली। एनबीटी के मुताबिक इस साल के बुक फेयर में 35 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया, जबकि तकरीबन 2 लाख ज़ायरीन ने मेले का रुख किया। इस बीच कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान यानी NCPUL का पवेलियन शायकीन उर्दू के लिए खास कशिश का मरकज बनकर उभरा। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में NCPUL के ज़ेरे एहतमाम कायम किया गया उर्दू कॉर्नर उर्दू जबान से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक अहम मरकज रहा।
इस पवेलियन में तलबा, असातिज़ा, मुहक्कीन और किताब दोस्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ उर्दू ज़बान, अदब, तहकीक और तालीम से मुत्तालिक मयारी किताबें, दरसी मवाद, मॉडर्न रिसर्च वर्क और डिजिटल वसाइल पेश किए गए, जो उर्दू के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम साबित हुए। देखिए, ये कौमी उर्दू काउंसिल बहुत मेरा ख़्याल है कि पुराना इदारा है। मेरा काम सिर्फ ये रहा है कि हमने कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ जो हमारी स्कीम्स हैं, जिसमें बच्चों को हम स्क्रिप्ट भी सिखाते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हमारे हैं हम उस पर भी काम करते हैं, पब्लिकेशन हमारा एक बड़ा काम है, हम उसको भी फोकस करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बुक नहीं पढ़ रहे हैं लोग, किताबें पढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि उसका ज़रिया थोड़ा सा बदल गया है। डिजिटल दौर है, आप जैसे लोग डिजिटल दौर में रहते हैं, तो अब ऑन स्क्रीन का चलन बहुत हो गया है। यानी बच्चे कोर्स मटेरियल भी जो उनको स्कूल से मिलता है वो ऑन स्क्रीन पर उनको कहा जाता है कि आप इस पे अपना कोर्स वर्क वगैरह बना के दीजिए। अब अगर बात उर्दू की है तो हम उस कंडीशन को जितना जल्दी कैच करें और जितनी जल्दी हम अपने उर्दू नोइंग लोगों को उस तरह की सुविधा दें, तो मेरा ख्याल ये है कि बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे यहाँ भी ई किताब ऐप है, हमने उस पर बहुत सारी किताबें अपलोड की हुई हैं जिसको सर्चेबल मोड में लोग पढ़ सकते हैं। हमने भी जो हमारा वेबसाइट है उस पर भी हमने अपनी बहुत सारी किताबों को डाल दिया है उसके अंदर, जिसको लोग चाहते हैं अगर तो डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन असल मसला है पढ़ने का, तो पहले लोग ऑफ स्क्रीन को ज़्यादा तवज्जो देते थे, अब ऑन स्क्रीन को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। NCPUL एक ऐसा सरकारी इदारा है जो पूरे मुल्क में उर्दू जबान के फरोग के लिए लगातार नुमाया काम अंजाम दे रहा है। इदारे की जानिब से उर्दू किताबें कम कीमत पर शाये की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे फायदा उठा सकें। इसके अलावा उर्दू से मुत्तालिक सेमिनार, मुशायरे, पैनल डिस्कशन और इल्मी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। हालिया सालों में NCPUL ने उर्दू को डिजिटल और मॉडर्न दौर से जोड़ने की भी संजीदा कोशिशें की हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत उसके अंडर में काम करता है ये इदारा, और इसका बेसिक पर्पस जैसा कि आपने कहा या बेसिक फंक्शन कह लीजिए, वो है प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। पिछले साल नवंबर में शारजा में एक आलमी किताब मेला होता है, वर्ल्ड बुक फेयर होता है, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बुक फेयर होता है। उसमें भी NCPUL ने शिरकत की, और ये वर्ल्ड बुक फेयर में तकरीबन हर साल होता ही है NCPUL, लेकिन इस बार बहुत अच्छे स्केल पर, बहुत ऊंचे स्केल पर शामिल हुआ है। और इसमें सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि रोज़ाना, जब से वर्ल्ड बुक फेयर शुरू हुआ है, रोज़ाना यहाँ पर 3 घंटे के लिए कोई लिटरेरी या कल्चरल प्रोग्राम उर्दू से रिलेटेड ज़रूर होता है। और आज भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम, अभी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें एजुकेशनिस्ट और हिस्टोरियंस वगैरह मौजूद हैं। और इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो उर्दू थिएटर के बारे में है। इस गवर्नमेंट ने आकर बहुत अच्छा काम ये किया है कि सारी ही भाषाओं के लिए, सारी ज़बानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए, बहुत अच्छे लोगों को अपॉइंट किया गया। उनसे कहा गया कि आप का जो पर्पज़ है आप वो कीजिए, वरना होता ये था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तंजीमें बनी हुई हैं और वो बस बनी रह जाती हैं कि अंग्रेज़ी इस तरह छा गई है सोसाइटी पर कि हर आदमी को ये यकीन है कि भाई अंग्रेज़ी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम के थ्रू तालीम पाएँ, तो उर्दू तकरीबन नेगलेक्ट हो रही थी। अच्छा, उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़बान है, जो उर्दू वाले नहीं हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़बान है। बुक फेयर के दौरान NCPUL के स्टॉल पर खासी रौनक देखने को मिली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए उर्दू नवाज ज़ायरीन ने न सिर्फ किताबों में दिलचस्पी दिखाई, बल्कि उर्दू ज़बान और तहजीब से अपने गहरे लगाव का भी इजहार किया। कुल मिलाकर वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में NCPUL की मौजूदगी उर्दू ज़बान के फरोग और उसके मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत पैगाम बनकर सामने आई। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।